क्या हो रहा है अदानी के साथ? जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने बड़ा हंगामा मचाया था और अब एक नई खबर सामने आई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अदानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। क्या सच में अदानी पर इतना बड़ा आरोप है? 1550 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला क्या सच में सामने आया है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गौतम अदानी को सच में गिरफ्तार किया जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या उनके सागर अदानी भी फंसे हुए हैं? अरे एक मिनट, यह सागर अदानी है कौन? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जानिए एक गरीब लड़के ने कैसे अदानी ग्रुप बनाया और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का ख्वाब सच किया। गौतम अदानी का जन्म 1962 में हुआ था और उनके 7 भाई बहन। उनके पिता अहमदाबाद में एक छोटी सी कपड़ा की दुकान चलाते। स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण उन्होंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन में साइंस सब्जेक्ट चुना। परिवार के सुझाव पर 1977 में अपने बड़े भाई विनोद के साथ मुंबई आए। पढ़ाई के साथ साथ गौतम अदानी को बड़े कारोबारों में ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने हीरा व्यापार का धंधा शुरू किया। दक्षिण मुंबई में पढ़ाई के दौरान वहां हीरा कारोबार करने वाला एक कार्यालय था जिसने गौतम अदानी को हीरों को मापने और छांटने का हुनर सिखाया, लेकिन दोनों को साथ संभालना मुश्किल था। इसलिए गौतम अदानी ने कॉलेज छोड़ दिया और धांजी स्ट्रीट में हीरे का फुल टाइम व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर हीरा व्यापार की कंपनी खोली, लेकिन गौतम अदानी ज्यादा समय तक इस धंधे में नहीं रहे क्योंकि उनके बड़े भाई का उन्हें बुलावा आया था। उनके भाई ने एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री को खरीदा था और गौतम अदानी से मदद मांगी थी। गौतम अदानी ने अपना हीरा व्यवसाय छोड़कर गुजरात लौटा। इस कारखाने का काम पीवीसी फिल्मों के निर्माण और बिक्री करना था। उस समय इन पीवीसी फिल्मों की भारी मांग थी क्योंकि कई कपड़ा सामानों को इन्हीं पीवीसी फिल्मों में लपेटा जाता था, लेकिन उनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। हर महीने उन्हें पीवीसी फिल्म बनाने के लिए 20 टन पीवीसी की आवश्यकता होती थी, लेकिन भारत में एकमात्र आपूर्तिकर्ता उन्हें केवल 2 टन ही दे पाता था। बचे हुए 18 टन का आयात गौतम अदानी कर सकते थे, लेकिन उस समय आयात करना आसान नहीं था। यह सब 1980 के दशक के मध्य में बदल। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने एक नई आयात निर्यात नीति लागू की। गौतम अदानी ने बताया है कि उनके जीवन में 2 महत्वपूर्ण मोड़। पहला मोड़ 1985 में आया जब सरकार ने आयात नियमों को खत्म किया ताकि गौतम अदानी जैसे व्यापारी आयात कर सके, और अदानी ने अपना व्यापारिक व्यवसाय शुरू किया। 1988 में गौतम अदानी ने अडानी ग्रुप बनाया जिसने उन्हें कमोडिटी ट्रेडिंग के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी। सिर्फ पीवीसी फिल्मों का निर्माण नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने एक अवसर देखा और प्लास्टिक का आयात शुरू कर दिया और इसे भारत के अन्य निर्माताओं को बेचना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने अपना कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय शुरू किया। उस समय प्लास्टिक के दानों की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव होता था, इसलिए जब प्लास्टिक के दानों की कीमतें बढ़ती थीं, तो व्यापारी अपने समझौतों को तोड़ देते थे और अन्य खरीदारों की तलाश शुरू कर देते थे। इसलिए बाजार में कम भरोसा था। गौतम अदानी ने इसका फायदा उठाया क्योंकि वह बहुत भरोसेमंद थे। उन्होंने अपने समझौतों को नहीं तोड़ा। 1980 के दशक के मध्य में गौतम अदानी को गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में पता चला। यह कंपनी उस समय बहुत सारे लाभ प्राप्त कर रही थी। सरकार के साथ उनका सौदा यह था कि वे हैंडीक्राफ्ट को देश के बाहर निर्यात कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें इंपोर्ट क्रेडिट प्राप्त होगा। इस इंपोर्ट क्रेडिट का क्या फायदा था? मूल रूप से यह कंपनी अपने कच्चे माल का आयात बिना किसी शुल्क के कर सकती थी, लेकिन गौतम अदानी को पता चला कि गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऐसा नहीं कर रहा था। इसका मतलब था कि उनका इंपोर्ट क्रेडिट बर्बाद हो रहा था। गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के एक पूर्व कर्मचारी ने बताया कि गौतम अदानी ने मूल रूप से जीएसआईसी के साथ एक समझौता किया कि वह उनकी ओर से बिना किसी शुल्क पर आयात करेंगे। वह उन्हें वह देंगे जो जीएसआईसी चाहता था, और जो नहीं चाहता था उसे बाजार में बेच देंगे। इसलिए गौतम अदानी ने विदेशों से बिना किसी शुल्क के सामानों का आयात, जबकि उनके प्रतिस्पर्धियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ा। ऐसी रणनीतियों के कारण 1982 से 1992 तक गौतम अदानी का व्यापारिक व्यवसाय काफी बढ़ गया। एक समय जब वह इस व्यापारिक व्यवसाय के लिए 100 मीट्रिक टन आयात कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने 40,000 मीट्रिक टन का आयात शुरू कर दिया। जहां उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक का आयात किया और फिर उसे हमारे देश की अन्य कंपनियों को बेचा। उस व्यापारिक व्यवसाय का उन्होंने विस्तार किया। प्लास्टिक के अलावा उन्होंने रसायन और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी शुरू कर दिया। 1991 में और भी बढ़ावा मिला जब पीवी नरसिंह राव की सरकार ने लिबरलाइजेशन की शुरुआत की। गौतम अदानी ने इसका फायदा उठाया क्योंकि उन्हें पता चला कि वह कई विदेशी कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं। इससे गौतम अदानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं होता। इसके लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वह है राजनेताओं को जानना। गौतम अदानी के लिए यह संभव हुआ क्योंकि उन्होंने 1990 के दशक में गुजरात के मुख्यमंत्री बने चिमन भाई पटेल, केशुभाई पटेल जैसे राजनेताओं के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1991 में कृषि वस्तुओं की एक बड़ी विदेशी कंपनी कारगिल ने कच्छ के पास नमक का उत्पादन और फिर उसे भारत के बाहर निर्यात करने का फैसला किया। इस परियोजना को जमीनी स्तर पर लागू करने
के लिए कारगिल ने आयात निर्यात में काफी अनुभव रखने वाले गौतम अदानी से संपर्क किया। कारगिल जानता था कि नमक का उत्पादन लाखों टन में होगा, इसलिए उन्हें एक बड़े बंदरगाह की जरूरत। सबसे पहले उन्होंने कंदला बंदरगाह का उपयोग करने का फैसला, लेकिन शोध के बाद कारगिल ने कंदला के बजाय मुंद्रा बंदरगाह का इस्तेमाल किया। मुंद्रा बंदरगाह की लोकेशन मध्य पूर्व के करीब थी। कारगिल के लिए मध्य पूर्व के पास होना महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह एक प्रमुख व्यापार मार्ग था। फिर कारगिल और अदानी ने नमक उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाया। इसके लिए उन्हें एक जेटी की जरूरत थी। जेटी बंदरगाह के पास का एक क्षेत्र होता है जहां सामानों को लोड और अनलोड किया जा सकता है। जेटी बनाने के बाद गौतम अदानी के व्यापारिक व्यवसाय में आयात मुख्य रूप से दो बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और कंदला बंदरगाह से होते जाएगा। शुक्र है गौतम अदानी का समय अच्छा था। लिबरलाइजेशन के दौर में भारत सरकार विदेशी मुद्रा बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोच रही थी। ऐसा करने का एक तरीका कई सरकारी बंदरगाहों का निजीकरण करना था। यह गौतम अदानी का दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ था। 1995 में उन्होंने मुंद्रा बंदरगाह का 100% निजीकरण कर लिया। 1995 में बंदरगाह निजी हो गया और 6 साल बाद काम करना शुरू हुआ। एक बार जब गौतम अदानी को मुंद्रा बंदरगाह मिल गया तो उन्होंने उसके आसपास एक साम्राज्य स्थापित किया। 2003 में उन्होंने बंदरगाह के पास एक विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ बनाया। कई कंपनियों ने इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपने कारखाने स्थापित किए और निर्यात के लिए मुंद्रा बंदरगाह का उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे गौतम अदानी को फायदा हुआ। 2014 तक 13 बंदरगाह गौतम अदानी के नियंत्रण में आ गए और यह यहीं खत्म नहीं हुआ। 2020 के बाद अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अधिक बंदरगाह खरीदने के लिए 39,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आज गौतम अदानी की कंपनी भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह संचालक है। देश के लगभग 30% कार्गो और 40% शिपिंग कंटेनर अदानी के स्वामित्व वाले बंदरगाहों से होकर गुजरते हैं। यही कारण है कि अदानी के बंदरगाह और SEZ कंपनियां लाभदायक रही हैं। 2014 और 2021 के बीच उनका वार्षिक लाभ लगभग 2,500 करोड़ रुपए रहा है। गौतम अदानी की कहानी में एक खास रणनीति बार बार देखने को मिलती है। जब भी उन्होंने कोई नया व्यवसाय शुरू किया तो उन्होंने अपने पहले से चल रहे कारोबारों को फायदा पहुंचाने के मौके खोजे। मिसाल के तौर पर उन्होंने प्लास्टिक आयात करने और PVC फिल्में बनाने के लिए एक व्यापारिक धंधा शुरू किया। व्यापार को गति देने के लिए उन्होंने एक बंदरगाह कारोबार खड़ा किया। उन्होंने बंदरगाहों की कमाई बढ़ाने के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया। इसी क्षेत्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक तापीय विद्युत संयंत्र बनवाया। फिर उन्होंने बिजली संयंत्र को चलाने के लिए कोयला कारोबार शुरू कर दिया। यही वजह है IIFL की 2022 की रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ 10 सालों में अदानी की संपत्ति में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। लेकिन गौतम अदानी की तरक्की विवादों से भी भरी रही। उन पर एक आरोप है कि वे पूंजीपतिवाद का सहारा लेकर आगे बढ़े हैं। इसका मतलब है कि जब किसी कंपनी के रिश्ते राजनेताओं के साथ बहुत करीबी होते हैं तो सिर्फ वही कंपनी फायदे में रहती है, बाकी कंपनियों को कोई लाभ नहीं मिलता। हाल ही में हिंडनबर्ग विवाद ने काफी सुर्खियां बटोरी। हिंडनबर्ग ने अडानी एंटरप्राइजेस पर शेयरों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट के बाद गौतम अदानी की संपत्ति $120 अरब से घटकर $46 अरब रह गई। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी से वे 27वें पायदान पर आ गए। लेकिन गौतम अदानी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हिंडनबर्ग विवाद के बाद ये कोई साधारण खबर नहीं थी। इस बार बात सिर्फ आरोपों या रिपोर्ट्स की नहीं थी, बल्कि मामला गिरफ्तारी वारंट तक पहुंच चुका था। क्या हुआ था और ये वारंट क्यों जारी हुआ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी यहां से शुरू होती है। जून 2020 में अदानी ग्रीन एनर्जी और उसकी पार्टनर कंपनी एजियोर पावर ग्लोबल ने अब तक का सबसे बड़ा सोलर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। ये कॉन्ट्रैक्ट मिला सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, जो हमारी सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सरकारी कंपनी है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अदानी ग्रीन एनर्जी को 8 गीगावाट और एजियोर पावर ग्लोबल को 4 गीगावाट बिजली सप्लाई करनी थी। इस डील से इन दोनों कंपनियों को आने वाले सालों में अरबों डॉलर की कमाई होने की उम्मीद थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए ये डील कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय इस कंपनी की कुल कमाई सिर्फ $50 मिलियन के आसपास थी, और मुनाफे की बात करें तो अब तक उसे कभी कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ था। ये कंपनी सागर अडानी के नेतृत्व में थी। लेकिन ये सागर अडानी कौन है? गौतम अडानी के कुल 8 भाई बहन हैं, 3 बहनें और 5 भाई। गौतम अडानी चौथे नंबर पर आते हैं और उनके छोटे भाई राजेश अडानी 5वें नंबर पर। राजेश अडानी के बेटे का नाम है सागर अडानी, जो अदानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब कहानी और गहरी हो जाती है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अदानी ग्रुप के खिलाफ गौतम अडानी, सागर अडानी समेत कुल 8 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये थे कि इन्होंने रिश्वत दी, धोखाधड़ी की और ऐसी कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहे। आखिर क्या है इन आरोपों की सच्चाई? आरोप ये हैं कि ये रिश्वत 5 राज्यों के सरकारी अधिकारियों को दी गई, जिसमें सबसे बड़ी रकम आंध्र प्रदेश में पहुंची, पूरे 1,700 करोड़ रुपए। अब सवाल उठता है, ये सब पता कैसे चला? अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक 54 पन्नों की रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने हर सबूत और हर ट्रांजैक्शन को विस्तार से समझाया। कैसे प्रूफ मिला, कौन कौन से राज उजागर हुए और ये मामला इतना बड़ा कैसे बन गया। आइए
आपको बताते हैं। लेकिन रुकिए, एक सवाल तो अब भी मन में उठता है ना? जब रिश्वत भारत में दी गई, सरकारी अधिकारी भारतीय थे और अदानी भी भारतीय हैं, तो इसमें अमेरिका कैसे बीच में आ गया? यहाँ का मामला और जांच वहाँ की? जवाब बड़ा दिलचस्प है। असल में अदानी ग्रुप ने अपने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशी निवेशकों से फंड लिया था। जब आप विदेशी निवेशकों से पैसा लेते हैं तो आपको उनकी शर्तों पर खेलना पड़ता है। अदानी के ये निवेशक और उनके पार्टनर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े थे और इस वजह से ये पूरा मामला अमेरिकी कानून के दायरे में आ गया। तो आखिर क्या ये आरोप सच है? क्या सबूत वाकई पक्के हैं? 17 मार्च 2023 वो दिन जब अदानी ग्रुप की मुश्किलें आसमान छूने लगी। अमेरिका में सागर अडानी के घर पर FBI की रेड पड़ी। FBI, जो अमेरिका की CBI कही जाती है, ने इस रेड में सिर्फ दस्तावेज ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर ली। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब इन डिवाइसों से मिले डेटा ने बड़े राज खोल दिए। ऐसा क्या था इन डिवाइसों में? कौन से सबूत मिले जो अदानी ग्रुप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? लेकिन पहले ये समझते हैं आखिर घोटाला हुआ तो क्यों हुआ। जैसा मैंने पहले बताया था, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक सरकारी कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के तहत आती है, ने अदानी ग्रीन एनर्जी को 8 गीगावाट और एज्योर पावर ग्लोबल को 4 गीगावाट बिजली सप्लाई करने का ठेका दिया था। डील की कीमत थी अरबों डॉलर और इसका मतलब था आने वाले सालों में दोनों कंपनियों के लिए पैसों की बरसात। यहाँ एक बड़ी उलझन खड़ी हो गई थी। दरअसल इस सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट में बिजली के दाम काफी ऊंचे तय किए गए थे। अब कोई भी राज्य सरकार अदानी से महंगी बिजली खरीदने को तैयार नहीं थी। सबकी सोच यही थी कि सोलर एनर्जी के दाम भविष्य में गिर सकते हैं और ऐसे में आगे महंगे दामों पर बिजली खरीदने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अब जब कोई खरीदार नहीं था तो क्या करें? अरे, रिश्वत दे दो। भारत में रिश्वत देना एक ऐसा रास्ता था जो अक्सर आसान लगता है। SECI, जो कि एक सरकारी कंपनी थी और जो बिजली की आपूर्ति करती थी, ने अदानी को महंगे दामों पर बिजली खरीदने से मना कर दिया। अब अदानी को फायदा कैसे हो? इसीलिए यहाँ पर एक रिश्वत का खेल हुआ। अगर SECI को रिश्वत दी जाती तो वो महंगे दामों पर बिजली खरीदेगी और जब महंगे दामों पर कोई चीज खरीदी जाती है तो उसे महंगे दामों पर ही बेचा जाता है। इससे अदानी ग्रीन को $2 बिलियन का मुनाफा होने वाला था। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि स्पेसिफिकली 5 राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश का नाम सामने आया। तो क्या सच में यहाँ रिश्वत दी गई थी? अच्छा, मान लेते हैं रिश्वत दी गई, लेकिन ये प्रूफ कहाँ से मिले? FBI ने रेड मारी और सबूत हाथ लग गए। उन्होंने कोर्ट के सामने रख दिए। अब कोर्ट ने जब देखा तो कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये सब गलत क्यों हो रहा है? किसके साथ गलत हो रहा है? सोचो और समझो। अडानी ने पैसा जुटाने के लिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि US में भी कदम रखा। वहां उन्होंने क्या किया? अडानी ग्रीन को फंड चाहिए थे तो उन्होंने आयोर पावर नाम की एक कंपनी के साथ टाई अप किया। वहां उन्होंने बॉन्ड्स रेज किए। अब सवाल उठता है, बॉन्ड क्या होता है? देखो, शेयर और बॉन्ड में फर्क होता है। शेयर का मतलब होता है कंपनी की ओनरशिप, लेकिन बॉन्ड का मतलब है कि आप ब्याज पर पैसा उधार लेते हो। लोग बॉन्ड खरीदते हैं क्योंकि उन्हें ब्याज मिलता है। यहाँ पर US को परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि आप हमारी पब्लिक, हमारे इन्वेस्टर्स से पैसा जुटा रहे हो और पैसा जुटाने से पहले आपको डिक्लेरेशन देनी होती है फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत। इसका मतलब कि आप पैसा उठाकर कोई गलत काम नहीं करोगे। अब ध्यान से सुनो, इस एक्ट के मुताबिक आप ना तो रिश्वत दे सकते हो, ना ही फ्रॉड कर सकते हो, ना सिर्फ US में बल्कि दुनिया में कहीं भी, यहाँ तक कि अपने देश में भी। लेकिन FBI ने पकड़ा कि अडानी ने ब्राइब दी है। अब सोचो ये सब कहाँ तक जाएगा? रेस्ट वारंट जारी हो चुका है और सागर अडानी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब सवाल उठता है, आखिर US में आगे क्या होने वाला है? देखिए, अभी डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है, लेकिन उनके पास केवल 2 महीने बचे हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप का इंडिया से रिश्ता अच्छा है, तो शायद वो इस मामले को दबा देंगे। लेकिन दोस्तों, US में डेमोक्रेसी है और इतना बड़ा मामला दबाना आसान नहीं होगा। ये सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है, यह एक अंतरराष्ट्रीय स्कैंडल बन चुका है। अब सिर्फ यही नहीं, श्रीलंका में अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच चल रही है। नाइजीरिया ने उनकी डील कैंसिल कर दी। ऑस्ट्रेलिया में उनकी कोल माइनिंग डील विवादों में घिरी हुई है। इतने सारे विवादों के बीच क्या अडानी का साम्राज्य सुरक्षित रहेगा? तो सवाल उठता है, क्या सच में अडानी या सागर अडानी जेल जाएंगे? सच्चाई ये है कि जेल जाने की संभावना बेहद कम है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? देखिए, अमेरिका का सिस्टम थोड़ा अलग है। अगर कोई क्राइम साबित हो भी जाए तो वहां ज्यादातर मामलों में पैसों का खेल होता है। अमेरिका की सरकार का सीधा लॉजिक है, किसी को जेल में डालने से क्या फायदा? खर्चा बढ़ेगा, सिस्टम पर बोझ पड़ेगा। इसके बजाय
वो भारी भरकम फाइन लगाते हैं, और ये फाइन कोई छोटा मोटा नहीं होता, हजारों करोड़ के जुर्माने लगते हैं। तो यहाँ सवाल ये है, क्या अडानी ग्रुप इस जुर्माने से बच पाएगा? क्या इस मामले से उनकी ग्लोबल रेपुटेशन पर असर पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ एक और विवाद बनकर रह जाएगा जिसे अडानी ग्रुप संभाल लेगा? लेकिन एक बात तो तय है, जेल की सलाखें अडानी या सागर अडानी को शायद ही कभी देखनी पड़ेंगी। आपका क्या सोचना है? क्या ये मामला सिर्फ जुर्माने तक सीमित रहेगा, या इससे कुछ बड़ा खुलासा होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।